एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज से हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लेकर आए हैं। दोस्तों, कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन मैंने 2 दिन करवाया था। वो 2 वीडियो आप ज़रूर देख ले, और भी वीडियोस आप देखते रहे। और प्रैक्टिस सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न आता है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है सीटेट का या कोई भी दूसरे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का, टीचिंग एग्ज़ाम का। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पैटर्न को देखना, और वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप मेरे नए चैनल में नए हैं तो आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल पे आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपको मिलते जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और 2 चैप्टर और पढ़ा चुकी हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, देखिए क्या है समाजीकरण, ये हम लोग पढ़ने जाते हैं। बाल विकास के दृष्टिकोण से बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव की प्रत्येक अवस्था, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि में समाजीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। बालक का विकास होने में जो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं, जैसा कि कहा गया है कि प्राणी जो हम लोग जो मनुष्य होते हैं वो समाज में ही जीते हैं, समाज में ही रहते हैं, और उसका अनुकरण करके ही हम लोग में डेवलपमेंट करते हैं, है ना, डेवलपमेंट आता है। तो समाज एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है बालक के विकास में, चाहे वो जैसा भी विकास हो, उसके सर्वांगीण विकास में, शारीरिक विकास में या मानसिक विकास में या संवेगात्मक विकास में या उसके भाषा के विकास में, संपूर्ण विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो है हमारा समाज। क्योंकि बच्चा जन्म के बाद तुरंत ही विद्यालय नहीं चल जाता है, तो पहले वो परिवार में रहता है, फिर वो हमारे समाज में रहता है, आसपास के लोगों से वो मिलता जुलता है, उससे बातचीत करता है। तो जैसा आसपास के लोग बात करते हैं वैसे ही हम लोग भी बात करना सीखते हैं। तो समाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बालक के विकास में, विद्यालय से पहले, ठीक है। मानव की प्रत्येक अवस्था, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, सब में समाजीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। समाजीकरण भी एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग में विकसित होती जाती है, ठीक है। एक बार समाजीकरण नहीं होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं, शैशव से बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, जैसे जैसे हम एक से दूसरे अवस्था में जाते रहते हैं, वैसे ही वैसे हम कुछ नए अनुभवों को महसूस करते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर ही हमारी समाजीकरण होती है। हम समाज से जो कुछ सीखते हैं, जो रूल रेगुलेशन सीखते हैं, वो सब हमारा समाजीकरण के अंदर आता है। वो सब हमारा सारे अवस्था में होता है, ठीक है। ये ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन भर हम लोग को सोशलाइजेशन हमारा होते रहता है, ठीक है। इस संदर्भ में फ्राइड, दुर्खीम, मिड, कूले तथा एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप फ्राइड, दुर्खीम, मिड, कूले, एरिक्सन के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि जैसे कि कोई इंसान किसी परिस्थिति में है, उसका समाज जैसा है तो क्या उसके अंदर भी वैसे ही समाजीकरण होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत इसमें दिया गया है जो हम लोग आने वाले वीडियो में
हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के एग्ज़ाम में वो सिचुएशनल क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर देता है और पूछता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को लागू किया है, या फिर आपको कोई ऐसी परिस्थिति दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का निर्माण सीटेट के लिए होता है, स्पेशली सीटेट के लिए। ठीक है, और अगर अन्य स्टेट लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो हम आने वाले वीडियो में इन सब चीज़ों पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग आगे देख लेते हैं। समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में परिवार, शिक्षक, समुदाय, पड़ोस, स्कूल, खेल तथा धर्म इत्यादि का असाधारण योगदान होता है। समाजीकरण हम लोग का कैसा होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है? समाजीकरण का प्रोसेस में हम लोग का जो परिवार है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी, ठीक है, या शिक्षक हो गया, या हमारा कम्युनिटी हो गया, हमारा समुदाय हो गया, हमारा आस पड़ोस हो गया, हमारे स्कूल के लोग हो गए, ठीक है, हमारे विद्यालय के लोग हो गए, या खेल के मैदान में भी हम जिस से मिलते हैं वो लोग, और हमारा धर्म, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, ख़ास तौर पे बालक के लिए, क्योंकि एक बालक जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है। वो उसमें इतनी नैतिकता नहीं आती है, इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं आती है कि वो समाज के नियम कानूनों को अपने आप सीख पाए, जब तक कि वो पड़ोस से, अपने अभिभावक से या अपने विद्यालय के शिक्षक से अनुभव प्राप्त ना कर सके, उस अनुभव ना ले, तब तक उसका समाजीकरण नहीं हो सकता है। जब तक कि उनसे मिल के ना रहे, जब तक कि उनसे कुछ अनुभव ना प्राप्त करे। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये जो है हमारा परिवार, शिक्षक, समुदाय, पड़ोस, स्कूल, खेल तथा धर्म, ये सब हम लोग में एक असाधारण, मतलब साधारण से ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं हम लोग के समाजीकरण में। ठीक है, अतः बालकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक तथा अन्य विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। हमारा सामाजिक विकास कैसे हो, हम समाज के नियम कानूनों को कैसे समझें, समाज के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो उच्च विचार दिए गए हैं, जिससे हम एक सफल जीवन जी सकें, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। इस चीज़ में हमारे चरित्र के निर्माण में, हमारी नैतिकता के निर्माण में, हमारा इमोशंस कैसे बैलेंस हो, इस चीज़ को लेकर हमारा संस्कृति कैसे डेवलप हो, हम अपनी संस्कृति को कैसे अच्छे से जान पाए, इन सब चीज़ को कौन ज़्यादा अफेक्ट करता है? समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जैसे शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षा देने के लिए होता है, वैसे ही हमारा समाजीकरण में, हमारा सांस्कृतिक डेवलपमेंट में, हमारा इमोशन के डेवलपमेंट में, हमारे नैतिकता के डेवलपमेंट में, हमारे चरित्र और अन्य विकास के निर्माण में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वो एक सोर्स बनता है हमारे लिए। समाजीकरण जो है वो हमारे लिए एक सोर्स बनता है इन सारे विकास जिनकी यहाँ जिक्र की गई है उसके निर्माण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। समाजीकरण किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी इसलिए है क्योंकि वो समाज में ही रहता है, समाज से ही सीखता है, समाज में जन्म लेता है और समाज ही में उसकी मृत्यु होती है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। इसलिए बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सोच के देखिए, हमारा सर्वांगीण विकास कैसे होगा? डायरेक्ट तो हम लोग विद्यालय में एडमिशन नहीं ले लेते हैं। सबसे पहले अपने परिवार और समाज में मौजूद लोगों से सीखते हैं, है ना?
हमारा जो प्राथमिक सोर्स होता है सीखने के लिए वो हमारा समाज होता है। इसीलिए बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, कैसे रहना है, कैसा हमारा रहन सहन होगा, कैसा हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, कैसे हमारा भाषा डेवलपमेंट होगा, कैसे हम लोग एक सफल नागरिक बन सके, हमारे समाज के क्या क्या सिद्धांत है, नियम कानून है जिसको फॉलो करके हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आएगा और हम एक सफल नागरिक बन पाएंगे। ये सब हमारे समाज पे डिपेंडेंट है। और अगर समाज ही नहीं रहेगा तो हमारी जो सर्वांगीण विकास है, जितने भी विकास के आयाम हैं, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है समाजीकरण। केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से कोई जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज है हम उनका अनुकरण करके उनको देख के हम किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए बस वो नहीं होता है, किसी का अनुकरण करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, उच्च व्यवहार लाते हैं, मतलब नैतिकता को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे यथा परोपकार करना, ठीक है, किसी का अच्छाई करना, आत्मनिर्भर होना, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, अपना कार्य खुद कैसे करें, कैसे ऐसा मुकाम हासिल करें जिससे हम अपने पैरों में खड़ा हो सके। पैरों में खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना, मतलब कि हम दूसरे के सहारे नहीं जिए। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ते लिखते हैं ना कि हम ताकि आत्मनिर्भर बन सके, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो, हम कमा सके, खुद अपना घर का सारी जिम्मेदारी उठा सके, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, सुशील बन सके। सुशील का मतलब होता है कि व्यक्तित्व हमारा अच्छा बन सके। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। समाज किस लिए होता है? संस्कार सीखने के लिए। ठीक है, अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, अच्छे नियम कानूनों को सीखने के लिए, धर्म के प्रति जागरूकता होने के लिए, भगवान के प्रति हम लोग कैसे कितना ज़्यादा उनके प्रति प्रेम भावना रख सकें। ठीक है, एक दूसरे को प्रेम कैसे, एक दूसरे को उनके प्रति कैसे प्रेम को उजागर कर सके, ये सब धर्म के प्रति अपने विचार को उच्च करने के लिए, धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए, है ना। संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो भारतीय संस्कृति हम सीखते हैं। किससे? समाजीकरण से। मानवीय मूल्यों को सीखते हैं, मतलब मानव के लाइफ में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए जिस राह पर चल के वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, दूसरों का परोपकार कर सके, दूसरों के लिए अच्छाई करे, वो किसी भी गलत राह में नहीं चले। नैतिकता को सीखते हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इन सब को सीखने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है वो है हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय होता है की भूमिका होती है। ठीक है, घटकों मतलब कि कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है। समाजीकरण में कौन कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है, तो हमारा परिवार अफेक्ट करता है, हमारा समाज अफेक्ट करता है, हमारा समुदाय, हमारा जो कम्युनिटी है वो अफेक्ट हमारा करता है। ठीक है, समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। माने कि समाजीकरण कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जब हम लोग समाज के सारे नियम कानूनों को सीख जाते हैं कि क्या अच्छा नियम है, क्या बुरा नियम है,
हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए क्या क्या किन किन कार्यों को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो समाजीकरण में आता है और उसी को सामाजिक नियम कहते हैं, उसी को सामाजिक नियम कहते हैं। और ये सब चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने लगते हैं, तभी हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होता है। इसका मूल्य लक्ष्य परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। देखिए, समाजीकरण हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग आसपास के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे धार्मिक लोगों के साथ हम लोग एडजस्ट कर सके, है ना, उनके साथ अनुकूलन करना सीख जाए। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आ गया है आपके सामने। समाजीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं, वैसी परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं जो कि खास तौर पर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार दिए हैं। जैसा कि फर्स्ट में है, रॉस के अनुसार सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। रॉस क्या कहते हैं कि जब हम सहयोग करना सीख जाते हैं, जब हम मैं नहीं सीखते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, हम मतलब कि अगर विकास होगा तो हम सब का होगा, एक पूरे कम्युनिटी का होगा, एक पूरे देश का होगा, देश के लोगों का होगा, पूरे विश्व के लोगों का होगा। जब हम इस चीज़ को अपने दिमाग में कर लेते हैं, ऐसी राह पे चलते हैं जिससे सब मिलजुल कर काम करे, उस हम की भावना का विकास करना और उनके साथ काम करने की विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। ये रॉस के अनुसार कहना है। जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने क्या कहा है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है, सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, मतलब वैसी प्रक्रिया, वैसा समाजीकरण जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। और जो सीखने वाले होते हैं, सीखने वाले कार्य होते हैं, उसके योग्य जब हम बन जाते हैं तो उसी को समाजीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जब हम समाजीकरण की प्रक्रिया को समझ जाते हैं और उससे रिलेटेड जो कार्य है उसको करने के योग्य बन जाते हैं, तब वो चीज़ समाजीकरण कहलाती है। फीचर के अनुसार, फीचर मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को, समाज में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह का उच्च व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ अनुकूलन करना सीख जाते हैं, वैसा व्यवहार को अपना लेते हैं अपने जीवन में, तब वो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, समाजीकरण की विशेषताएं अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आई थिंक कि ऊपर पढ़ के आप लोग विशेषताएं को भी समझ गए होंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है समाजीकरण की, लेकिन फिर से इसको पढ़ लेते हैं। मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि मानव जब शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह कोरे कागज के समान होता है। इस नवजात शिशु के पास ना तो भाषा होती है, ना समझ, और ना ही उसमें विचार शक्ति होती है, और ना ही कोई नियम तथा संस्कृति। मानव का व्यक्तित्व जन्म से पूर्ण नहीं होता है। जन्म से ही कोई आदमी कुछ सीख नहीं लेता है। ठीक है, जो वो सीखता है वो समाज में आकर ही सीखता है, क्योंकि मानव जब शिशु के रूप में होता है, जब उसका जन्म होता है, तब वो एक कोरे कागज के समान होता है। कोरा कागज मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है का सेंस कि ना उसमें नैतिकता होती है, ना उसमें संवेग होता है, ना अन्य कोई किसी प्रकार का नियम कानून या संस्कृति को वो जानता है, ना भाषा को जानता है, ना उसमें विचार करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार के शिशु को कोरे कागज के समान माना गया है, जिसमें हम जैसा लिखते हैं ना
वैसे ही वो बन जाता है। जैसे आप एक खाली पेपर लिखते हो, ठीक है, तो कुछ लोग होंगे कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखेंगे तो उनका सुंदर लगेगा, और कुछ लोग होंगे कि थोड़ा सा उनकी राइटिंग ठीक नहीं होगी तो वो थोड़ा देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ये दोनों कोरे कागज के समान, मतलब कि बालक जो होता है वो खाली उसको कुछ नहीं आता, वो विचार नहीं कर सकता, वो उसके पास भाषा नहीं होती है, उसके पास अपना कोई नियम या संस्कृति नहीं होता। वो तो आता है समाज में, जो सीखता है, जैसा सीखता है वैसे ही वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने आनुवांशिकता तथा वातावरण में पढ़ा था कि जैसे बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही मिल जाएगा, वो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो कुम्हार की उस मिट्टी की तरह होता है जिसका अपना कोई शेप नहीं होता है, और कुम्हार फिर उसको मार के और अग्नि में जला के फिर एक प्रॉपर शेप देता है, तब वो किसी चीज़ का आकार ग्रहण करता है, ठीक है। तो बच्चा सेम वैसे ही होता है कि जब वो समाज में आ जाता है तब वो उसका समाजीकरण होता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है, धीरे धीरे इसका समाज और संस्कृति के मध्य पलते हुए समाजीकरण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ वो एक प्राणी होता है, जैविकीय प्राणी होता है और कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है, वैसे तब उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण कहाँ होता है? हमारे आसपास के लोगों से, हमारे अभिभावक से, तब उसका समाजीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। समाजीकरण मतलब सीखने की प्रक्रिया, जो हम सीखते हैं, हम नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं या किसी विचार को ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि समाजीकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें हम आसपास को देखकर, अनुकरण कर सीखते हैं, ठीक है, कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, हमारी कैसी संस्कृति है, हमारा कैसा नियम कानून है समाज का, ये सब सीखते हैं। इसलिए इसको समाजीकरण कहा गया है, समाजीकरण को सीखना कहा गया है, सीखने की प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है। समाजीकरण संस्कृति गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। हमारे पास जैसे सामाजिकता विकसित होगी, हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन भी वैसे ही हो, तो हम अपने समाजीकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। मतलब हम जो नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी हम उसको हस्तांतरित करते हैं, देते हैं, ठीक है। समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसी किसको कहा गया है? समाज में जो हमारे परिवार हैं, हमारे आस पड़ोस है, हमारा जो एक कम्युनिटी है, हमारा कम्युनिटी, हमारा विद्यालय, ये सबको संस्था, समूह और एजेंसी के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, और इसके माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है, ठीक है। ये सब एजेंसी, ये सब संस्था और ये समूह बोला जाता है, ठीक है। हमारे कम्युनिटी को, हमारे विद्यालय को, हमारे घर परिवार को यही संस्था, यही समूह, यही एजेंसी है जिसके माध्यम से हमारे अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो व्यक्ति की जो आत्मा होती है, मतलब हमारा जो विचार होता है, उसको विकसित करके एक उचित व्यक्तित्व निखर के आता है, ठीक है। जब हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, आस पड़ोस अच्छी चीज़ों को अनुकरण करते हैं, परोपकार करना, एक दूसरे का साथ देना, दुख सुख में साथ देना, और समाज के नियम कानूनों को समझना, अपने माता पिता का देखभाल करना, ये सब अच्छी चीज़ें जब हम सीख लेते हैं तो हमारा सोल जो है, हमारा जो आत्मा है, वो प्योर हो जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छाई में और बुराई में डिफरेंस करने लगते हैं। और हमारा जब आत्मा प्योर होता है तो हमारा जो पर्सनालिटी है
जो हमारे रहने सहने का तरीका है, हमारी भाषा है, हमारा संपूर्ण विकास जो है, हमारा होल व्यक्तित्व जो है वो विकसित हो जाता है, उचित विकसित हो जाता है। ठीक है, उचित मार्ग पे चलने लगते हैं हम लोग, तो उससे प्रभाव व्यक्तित्व पे पड़ता है। ठीक है, सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। जैविकीय प्राणी बस मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 2 हाथ 2 पैर वाला एक बस मनुष्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में पलता है, बढ़ता है, आसपास से अनुभव ग्रहण करता है, जैसे जैसे वो उसके विकास होने लगती हैं, वो चीज़ों को समझने लगता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, तब जाकर उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और तब वो सामाजिक प्राणी कहलाता है, जो समाज में रहकर समाज के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझता है और उसको फॉलो करता है। ठीक है, सामाजिकरण के प्रकार देखिए, सामाजिकरण के कितने प्रकार होते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती है कि हाँ एक बार जन्म लिए, एक बार हम लोग सीख गए आसपास से तो हो गया हमारा सामाजिकरण। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारे अंदर चलती है और हमेशा कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, नया अनुभव ग्रहण करते हैं और उससे हमारा सामाजिकरण होता जाता है। तो ये जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता है। ठीक है, इस सामाजिकरण को मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक ने अपने बहुत सारे रिसर्च के द्वारा अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से सामाजिकरण को 2 प्रकारों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रकार जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण, जो फर्स्ट स्टेज होता है सामाजिकरण का, वो कैसा होता है और क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्राथमिक सामाजिकरण यह बालकों में भविष्य में होने वाले सामाजिकरण के लिए आधार सृजित करता है। मतलब ये जो स्टेज है, इसमें हम लोग का ऐसा सोशल डेवलपमेंट होता है जो हमारा एक बेस के समान काम करता है, जो हमारे पेड़ के उस तने के समान काम करता है, जो पूरे के पूरे एक पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो एक पूरे के पूरे जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और उसी बेस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है कि वो अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो उसी सामाजिकरण पे आधारित होता है। ठीक है, तो प्रथम स्टेज जो होता है उसी के बेस पे हम लोग का निर्माण होता है, हम लोग के फ्यूचर प्लान होता है कि हमारे में कैसा सोशलाइजेशन हुआ है और हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा व्यक्तित्व का हम लोग होंगे, कैसे सिद्धांतों को मानेंगे, धार्मिक रहेंगे कि नहीं, उच्च विचार रहेंगे कि नहीं, ये सब फर्स्ट स्टेज में ही डिसाइड हो जाता है, जब समाजीकरण की प्रक्रिया फर्स्ट स्टेज की पूर्ण होती है और इसी पे बेस होता है हमारा सोशलाइजेशन। ओके, तो समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। देखिए क्या कहता है कि समाजीकरण का जो ये अवस्था है वो बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, ये फर्स्ट स्टेज है। तो बालक इसको स्टार्ट करता है सोशलाइजेशन ग्रहण करना। ठीक है, तो बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। बालक जो है समाज के माध्यम से, अपने पास पड़ोस के माध्यम से, अपने विद्यालय के लोगों के द्वारा, अपने अभिभावक के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। ठीक है, शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। इस फर्स्ट स्टेज में ही हमें शिक्षा ग्रहण करना होता है, हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना होता है, हमें अपने मूल्यों के, समाज के द्वारा बनाए गए मूल्यों, जो देखिए समाज के द्वारा बनाए गए मूल्यों को हम लोग को एक्सेप्ट करना रहता है, लेकिन वैसे मूल्यों को जो सही है
है ना, जो अंधविश्वास पे आधारित नहीं है बल्कि साइंटिफिक तौर पर वो सही है, वैसे मूल्यों को और अभिवृत्ति को, एटीट्यूड को, मतलब लाइफ के प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, वैसे चीज़ों का डेवलपमेंट इसी स्टेज में होने लगता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है, जो फर्स्ट स्टेज में हमारी सहायता करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखने के लिए, समाज में रहना सीखने के लिए। वो होते हैं हमारे अभिभावक और हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारा मित्र, ठीक है, ये सब लोग होते हैं। जैसे कि जब बालक छोटा होता है तो पहले तो वो परिवार से ही सीखता है, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब उसको कितना सिखाने में लगते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, दूसरों को अच्छा करो, सब मिलजुल कर रहो, ये सब चीज़ें सिखाते रहते हैं ना। तो परिवार के द्वारा ही जब हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा समाजीकरण होता है, और परिवार और मित्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं फर्स्ट स्टेज में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। फर्स्ट स्टेज में बालक बहुत छोटा होता है और ये दोनों लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में। सेकंड जो प्रकार है वो है द्वितीय या गौण या समाजीकरण, ठीक है, द्वितीय प्रकार का समाजीकरण। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण या माहौल विद्यालयों में, खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण निभाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज में तो परिवार और मित्र हो गए इम्पॉर्टेंट हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में, लेकिन सेकंड में जो है वो हमारे विद्यालय में जितने शिक्षक शिक्षिका हैं, हमारे मित्र हैं, खेल के मैदान में जितने हमारे लोग हैं या पड़ोसी हैं, मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं, घर के बाहर, घर में भी और बाहर में भी जितने भी लोग हैं हमारी समाजीकरण प्रक्रिया में साथ देने के लिए, वो सब लोग साथ देते हैं सेकंड स्टेज में सीखने के लिए। हम इन्हीं के द्वारा समाजीकरण को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समाजीकरण की अवस्थाएं, कौन कौन से स्टेज होते हैं मेन स्टेज होते हैं। स्टेज तो सारे होते हैं लेकिन कौन कौन से मेन स्टेज होते हैं और सारे स्टेज में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे लोग समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, क्योंकि हर स्टेज में हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया भी जो है वो चेंज होते जाती है, ठीक है। पहले परिवार से, फिर परिवार और मित्र को के अलावा फिर सेकंड स्टेज में आपका हो गया पास पड़ोस से, फिर ऐसे सारे अवस्था में हम लोग का चेंज हो जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखने के लिए। तो आइए हम समाजीकरण की अवस्थाएं पढ़ते हैं और हर एक अवस्थाएं में किस तरह का डेवलपमेंट होता है, हम कहाँ कहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया लेते हैं, वो हम चीज़ को देख लेते हैं। समाजीकरण की अवस्थाएं, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। समाजीकरण जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह एक क्रमिक विकास होता है, मतलब सिस्टमैटिकली हम लोग का विकास होता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था, एक अवस्था में कुछ और विकास होगा, सेकंड में कुछ और, तो ऐसे ऐसे चेंज होते जाता है। हर चीज़ का क्रम होता है। सरल से जटिल प्रक्रिया की ओर हम लोग चलते जाते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में। जैसे फर्स्ट स्टेज है शैशव काल। शैशव काल में हमारा समाजीकरण कैसा होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट है अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार की व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, हम लोग जो है अनुकरण करके अपने भाषा का ग्रहण करते हैं। उस स्टेज में बालक बहुत छोटा होता है शैशव काल में। जैसे कि आप जानते हैं कि जन्म से 2 वर्ष
को शैशव अवस्था कहा गया है, तो उसमें बालक तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो आसपास जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण करता है और वैसे ही भाषा को ग्रहण करता है, वैसे ही व्यवहार का ग्रहण करता है और वैसे ही उसका विकास होता है। ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, माता पिता पर निर्भरता, इस स्टेज में बच्चा किस पे निर्भर होता है? माता पिता पे। ठीक है, प्रथम वर्ष तक बच्चे में शर्मीलेपन का भाव दिखता है। प्रथम वर्ष में जब होता है बच्चा, तब बच्चा में शर्मीलापन होता है, दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। इस स्टेज में बच्चा अपने से बड़े या किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है, मतलब बहुत ही आक्रामक होते हैं बच्चे। ठीक है, और नाराज भी जल्दी होते हैं, ये नेचर उनमें रहता है। आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति, अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो ये जितने भी आप लोग विशेषताएं देख रहे हैं, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, जो कि समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सब जो उसका बिहेवियर होता है वो उसी पे उसका समाजीकरण डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जब स्वीकार करने लगता है विचार और सुझाव, तो उससे भी उसको समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि जब हम लोग किसी के विचार को, किसी के सुझाव को, जो अच्छे विचारों, अच्छे सुझावों को स्वीकार करने लगते हैं, तो हम लोग के अंदर जो है सोशलाइजेशन होता है। हम लोग समझने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रतियोगिता की भावना का विकास करते हैं, तो इसमें भी एक समाज का डेवलपमेंट हुआ कि हम लोग किस तरह से समाज में अपनी एक पहचान बनाए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, अपने आत्मनिर्भर कैसे बने, इससे इसका समाजीकरण होता है। सहानुभूति की भावना का विकास होता है। समाज में रहने के लिए सहानुभूति बहुत ज़रूरी होती है। तो सहानुभूति की भावना जब विकसित होने लगती है, तो वो समझ जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक बालक दूसरे बालक को कैसे परोपकार करेगा, कैसे उसका साथ देगा, कैसे उसके मुश्किल घड़ी में उसको मदद करेगा। ठीक है, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव के प्रवृत्ति का विकास, बालकों में पक्षपात और भेदभाव भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग देखिए, जब हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतियोगिता की भावना आ जाती है, तो पक्षपात और भेदभाव की का नेचर आना तो है ही, तो वो भी सोशलाइजेशन हुआ। अगर वो पक्षपात और भेदभाव की भावना कम हुई तो सोशलाइजेशन अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा हो गई तो उसको समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, बालक जो है इस स्टेज में दायित्व और जवाबदेही थोड़ा कुछ हद तक सीखने लगते हैं। तो जब ये दायित्व और जवाबदेही सीख जाते हैं, तो वो समाज के प्रति भी अपने दायित्व और जवाबदेही को सीखने लगते हैं। तो इसके द्वारा भी एक समाजीकरण हुआ। किशोरावस्था में समाजीकरण, ठीक है, किशोरावस्था में किस प्रकार का समाजीकरण होता है? समाजीकरण की जटिल अवस्था, समाजीकरण की जटिल अवस्था इसलिए कही गई है क्योंकि इस अवस्था में जो है किशोर जो है किशोर और उसके अभिभावक के विचारों में जो है वो डिफरेंस आने लगता है। अभिभावक अलग सोचते हैं और किशोर अलग सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही जटिल अवस्था हो जाता है उसकी प्रक्रिया को करने में, उसको समझाने में कि क्यों क्या क्या सिद्धांत जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्या क्या नैतिकता आनी ज़रूरी है सोशलाइजेशन के प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना। जब वो अपने एज के मित्रों के साथ, समूहों के साथ समायोजित करने लगते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर परोपकार की भावना, एक दूसरे के ऊपर मदद की भावना भी आने लगती है। तो इस प्रकार से भी समाजीकरण होता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि। सामाजिक व्यवहार का समाज के प्रति जो सूझबूझ है, सूझबूझ है, वो विकसित करने लगती है कि समाज में रहना है तो कैसे रहना है, और आत्मविश्वास मजबूत होता है तो उसके द्वारा वो किसी भी कार्य को भली भांति कर पाते हैं। समाज से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो उसको भी आत्मविश्वास के साथ करने लगते हैं, जिसके द्वारा उसकी सामाजिककरण की प्रक्रिया में और निखार आने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों के चयन में नवीन मानदंड, अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। इस स्टेज में मित्र बनाने में भी उनकी खास टर्म एंड कंडीशन रहते हैं कि जो उनके जैसा विचारों वाला होगा, जो विचार उनके पास है, सामने वाला का भी विचार अगर सेम उसी तरह है, सामने वाला का भी लक्ष्य अगर उनसे मिलता जुलता है तो वो उसी को मित्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सामाजिकरण ही हुआ। अब जोसेफ देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। ठीक है, इस अवस्था में जो है वो खुले मन वाले मित्रों लोगों को, बालकों को मित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं में किस प्रकार का विशेषता होती है जिसके माध्यम से हमारे अंदर सामाजिकरण होता है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये चैप्टर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन होगा वो आप प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आते जाए। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी के समय आप अन्य वीडियो को भी देखकर अपना चैप्टर कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से इन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।